गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया था। आज मैं आप लोगों को गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक और आर्थिक विचारों के बारे में बताऊंगी। गोपाल कृष्ण गोखले समाज सुधारक नहीं थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो समाज सुधार के विभिन्न आंदोलन चल रहे थे उनमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन वे फिर भी भारत में सामाजिक जागृति तथा प्रचलित अंधविश्वासों और रूढ़ियों के निराकरण की प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने जाति और नस्ल के आधार पर भेदभाव का घोर विरोध किया और इसी कारण वे दलित जातियों के उत्थान और अस्पृश्यता जैसी अमानवीय परंपराओं के उन्मूलन को बहुत आवश्यक मानते थे। उनका विश्वास था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान तभी बना सकता है जबकि यहाँ से जातिगत भेदभावों का पूरी तरह अंत कर दिया जाए। वे इस तथ्य से सहमत थे कि जब तक भारतीय स्वयं के मध्य विद्यमान सामाजिक भेदभावों का उन्मूलन नहीं कर सकते तब तक वे यह नैतिक अधिकार भी अर्जित नहीं कर सकते कि वे अंग्रेजों के भारतीयों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को अनैतिक या अनुचित ठहरा सके। उनका कहना ये था कि भारतीयों को अगर अंग्रेज़ों से अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी है तो हम जो सामाजिक आधार पे बटे हुए हैं उसमें एकता होनी चाहिए और सामाजिक आधार पे जो विभिन्न प्रकार के हमने विभेद रखे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो हमारे ये जो विभिन्नताएं हैं उनमें एकता होनी चाहिए और जो समाज में फैली हुई असमानता है उस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब हम गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में बात करते हैं। गोखले भारत की आर्थिक दुर्दशा से बहुत दुखी थे और वे अपने गुरु महादेव गोविंद रानाडे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे या प्रभावित थे। गोखले का आर्थिक दृष्टिकोण आर्थिक विचारधाराओं के पूर्वाग्रहों से नहीं अपितु भारत की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित था। दादा भाई नौरोजी, रानाडे, जीवी जोशी और रोमेश दत्त जैसे अर्थशास्त्रियों से गोखले बहुत प्रभावित थे। दादा भाई नौरोजी के इस मत से सहमत थे कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारत से आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन की ओर भारी बहाव हो गया है। वेल्बी आयोग के समक्ष अपनी साक्ष्य और बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के अपने भाषणों में उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की मांग को बहुत ही दृढ़ता से प्रस्तुत किया। गोखले के द्वारा जो विभिन्न आर्थिक विचार रखे गए उनमें सबसे पहले उन्होंने भारत में सैनिक व्यय में कमी का आग्रह किया। गोखले की ये मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में सैनिक विषयों पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जा रहा है और उसका समस्त भार भारत की जनता को वहन करना पड़ रहा है। वेल्बी आयोग के समक्ष अपनी जो साक्ष्य उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा कि भारत में कुल राजस्व व्यय और सैनिक व्यय का अनुपात यह स्पष्ट करता है कि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में सैनिक मामलों पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जा रहा है। और उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति की कि शांति काल में भी भारत में सेनाओं पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जा रहा है। इस व्यय को कम करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में रिजर्व सेना की व्यवस्था की जा सकती है जिसे आक्रमण या युद्ध के समय काम में लिया जा सके और शांति काल में सेना के निर्वहन पर भारतीयों पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। उन्होंने भारतीय सेना के भारतीयकरण को भी उपयोगी माना और कहा कि इससे एक और तो सैनिक व्यय में कमी होगी क्योंकि सरकार अंग्रेज अधिकारियों को दिए जाने वाले भारी भरकम वेतन और भत्तों के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर शिक्षित भारतीय युवकों को सेना में अधिकारियों के रूप में भर्ती तथा रोजगार के व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि भारत की सेना का उपयोग वास्तविक आक्रमण या युद्ध की स्थितियों को छोड़कर भारत की सीमाओं से बाहर नहीं किया जाए। उन्हें इस बात पर बहुत आपत्ति थी कि भारतीय जनता के हितों के मूल्यों पर भारतीय सेना का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा, यदि भारत की सेनाओं का उपयोग भारत की सीमाओं से बाहर किया जाए
तो ऐसे सैनिक अभियानों का व्यय ब्रिटेन की सरकार के द्वारा उठाया जाना चाहिए। गोखले के मत में भारत के लिए इतनी विशाल सेना का होना ज़रूरी नहीं था। इसके लिए एक रिजर्व सेना की स्थापना की जा सकती थी और शांति काल में सेना पर जो व्यय किया जा रहा था उस व्यय को भारतीयों के कल्याण के लिए व्यय किया जाना चाहिए। जनता पर करों के बोझ को कम करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता के ऊपर करों का बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है। वे इस करों के भारी बोझ से बहुत क्षुब्ध थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने सरकार की कर नीति की बहुत आलोचना की। 1902 में अपने बजट भाषण में उन्होंने काउंसिल के वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में दिखाए गए अधिशेष को अत्यंत आपत्तिजनक माना और दृढ़ शब्दों में कहा कि यह अधिशेष भारतीय जनता के प्रति दोहरा अन्याय था। इससे जनता पर करों का आवश्यकता से अधिक भार डाला जा रहा था और जनता पहले से ही अनेक प्रकार के कष्टों और आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त थी। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा अर्जित आय का अधिकांश हिस्सा जनता के कल्याणकारी गतिविधियों में व्यय करने की अपेक्षा सरकारी तंत्र और सेना को चलाने में व्यय किया जा रहा था। उन्होंने जनता पर करों का भारी बोझ लादने और इस प्रकार जनता के कष्टों में वृद्धि करने को सरकार का नकारात्मक वित्तीय दृष्टिकोण का एक उदाहरण माना। उन्होंने सरकार की राजस्व नीति की कड़ी आलोचना की और सरकार का इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि प्रशासनिक दक्षता के नाम पर प्रशासनिक व्यय में राजस्व का विनियोग शासन की जन कल्याणकारी गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा था। उन्होंने लॉर्ड कर्जन को दृढ़ शब्दों में सुझाव दिया, केवल दक्षता नहीं किंतु भारतीय वायसराय की स्लेट पर साहसिक और उदार राज नेतृत्व लिख दिया जाना चाहिए। गोखले भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा जो कर प्रणाली लागू की गई थी उस कर प्रणाली से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। उन्होंने कर व्यवस्था में सुधार के लिए कहा कि अकाल के समय भू राजस्व की माफ़ी, आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती कपड़े के उत्पादन पर आबकारी ड्यूटी की समाप्ति तथा नमक पर कर की दरों में कमी की जानी चाहिए। उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति के प्रति संशय अपनाते हुए कहा वे उदारवादी थे लेकिन फिर भी आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेपवादी नीति के वे समर्थक नहीं थे। वे भारत में मुक्त व्यापार की नीति को लागू किए जाने के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि हर देश के संबंध में मुक्त व्यापार की नीति को लागू करना तभी उचित हो सकता है जबकि दुनिया के प्रत्येक देश में औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण कर लिया गया हो। उनकी मान्यता थी कि जब तक किसी देश में आर्थिक विकास की न्यूनतम अवस्था प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक वहाँ मुक्त व्यापार की प्रतियोगिता लागू किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन और मुक्त व्यापार की नीति के कारण भारत पर गंभीर विनाशकारी परिणाम पड़े हैं। इसको उन्होंने कोट करते हुए कहा, कंपनी द्वारा जानबूझकर जनता के उद्यमों को नष्ट किया गया तथा विदेशी उत्पादकों के लिए बाजार तैयार किया गया। कंपनी की स्वार्थी आर्थिक नीतियों के गंभीर दुष्परिणाम भारत की जनता को भुगतने पड़े। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का लक्ष्य यह था कि भारत को केवल कच्चे माल का उत्पादन करने वाला कृषि प्रधान देश बना दिया जाए तथा कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए यहाँ कारखाने स्थापित नहीं होने दिए जाएं। इंग्लैंड ने हम पर मुक्त व्यापार की नीति थोप दी तथा भारत की अनौद्योगिकृत अर्थव्यवस्था की विश्व के औद्योगिक देशों से नियंत्रणहीन प्रतियोगिता के द्वार खोल दिए। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार की नीति के कारण भारत में लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित माल को विदेशों में बड़े कारखानों द्वारा तैयार माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी। उसके परिणाम स्वरूप लघु और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। इसमें लगे हुए लोग या तो बेरोजगार हो गए या उन्हें कृषि पर निर्भर होना पड़ा। इसके साथ ही भारत में जो लघु और कुटीर उद्योग थे उन पर व्यय ज़्यादा आ रहा था, तो मार्केट में जब उन्हें बेचा जाता तो उसका मूल्य ज़्यादा होता था और जो विदेशों से तैयार वस्तुएं थी उनका मूल्य कम होता था। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो ग्रामीण उद्योग थे और ये छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो लगभग पूरे समाप्त हो गए। गोखले ने कहा कि यदि भारत सरकार
भारत में औद्योगिकरण के लिए वातावरण बनाती तथा भारतीय पूंजी, कौशल व तकनीक के विकास को प्रोत्साहन देती तो भारत की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता तथा जनता की निर्धनता, बेरोजगारी और कृषि पर निर्भरता आदि समस्याओं का समाधान हो सकता था। उन्होंने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षण की सतर्क और विवेक सम्मत नीति अपनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा, संरक्षण नीति को पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना भारत में अपनाया जाना उचित नहीं था। गोखले के अनुसार संरक्षण उचित और अनुचित दोनों प्रकार का हो सकता था। उन्होंने कहा, उचित प्रकार का संरक्षण वह है जिसमें किसी देश के विकासमान उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन, समर्थन और संबल प्राप्त होता है, किंतु इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसके कारण ऐसे प्रभाव उत्पन्न नहीं हों जो देश की आम जनता के लिए अहितकर हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुचित प्रकार की संरक्षण की नीति ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जिसके कारण शक्तिशाली औद्योगिक हितों को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तथा वे आर्थिक और औद्योगिक वर्चस्व प्राप्त कर लेते हैं और देश की आम जनता के हितों को क्षति पहुंचाते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय उद्योगों को ऐसे संरक्षणों की आवश्यकता थी जो पनप रहे भारतीय उद्योगों को यूरोपीय उद्योगों के साथ अनियंत्रित प्रतियोगिता से तो बचाएं, लेकिन आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण को ना पनपने दें। गोखले ब्रिटिश सरकार से भारत में ऐसी औद्योगिक नीति की अपेक्षा करते थे जिसमें मुक्त व्यापार और संरक्षण के अच्छे पक्षों का समावेश हो और नकारात्मक पक्षों को इसमें से हटा दिया जाए। वे भारत के लिए एक समन्वयवादी और संतुलित विचार प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसे कृषि प्रधान देश के औद्योगिक एक भारत को जो संरक्षण की नीतियां हैं उन संरक्षण की नीतियों को अपनाए जाने में सकारात्मक दृष्टिकोण और सतर्कता की आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे संरक्षण के बिना भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दुनिया के देशों से कॉम्पीट करने लायक स्थिति में नहीं लाया जा सकता था। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भारत में जो संरक्षण की नीति है या बड़े बड़े उद्योग धंधों की नीति है और बड़े औद्योगिकरण की नीति है, मुक्त व्यापार की नीति है, वह भारत में सक्षम नहीं हो सकती, वह भारत में संचालित नहीं की जा सकती। उसके लिए पहले ज़रूरी है कि भारतीयों को एक आधार पर, एक आर्थिक आधार पर समानता का स्तर दिया जाए और समानता के स्तर के लिए ये ज़रूरी है कि भारत में बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए और भारत में जो कृषि प्रधान या कृषि आधारित छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों को प्रश्रय दे करके भारतीयों को एक भारतीयों के लिए उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं। साथ ही अगर भारतीयों की जो पूंजी है या भारत का जो कच्चा माल है, भारत का कच्चा माल जो विदेशों में जाता है फिर वहाँ के कारखानों में तैयार होकर वापस भारत आता है तो उसकी रेट कई गुना हो जाती है। तो उनका कहना ये था कि भारत में जो कच्चा माल है उस कच्चे माल के लिए यहीं पर उद्योग धंधों की स्थापना की जानी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो उस पर बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगेंगे और जब उस पर बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगेंगे साथ ही जो भारतीय हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके उद्योग धंधे लगभग समाप्त हो गए हैं, उन उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी और जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को जब ख़त्म कर देंगे तो भारतीय जनता संतुष्ट होगी और भारतीय जनता आर्थिक आधार पर जब संतुष्ट होगी तो उसके बाद में भारत में मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया जा सकेगा। इसीलिए इसी प्रकार भारत में जो ग्रामीण लोग थे उन ग्रामीण लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्ज लगा हुआ था। उस कर्ज के प्रति गोखले बहुत ज़्यादा चिंतित थे। वे जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी और कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन के समुचित साधनों को उपलब्ध कराने तथा विपणन के स्तर पर कृषकों के हितों का संरक्षण करने के संदर्भ में राजकीय हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी था। वे जानते थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषिगत और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों से और अन्य व्यक्तिगत स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है, जो वे अपनी कृषि भूमि या अन्य संसाधनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त करते हैं। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के समाधान के लिए सरकार द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिनेशन बिल का गोखले ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। उसे सरकार का एक नकारात्मक कदम बताया
और सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सहकारी साख समितियों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीणों और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले जो भारतीय किसान था, जो बहुत ज़्यादा ऋणग्रस्त था, उसके ऋणों को कम करने के लिए, सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया। भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे के विस्तार को एक विकास का चरण माना, लेकिन गोखले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलों के विस्तार पर जो व्यय किया गया था बहुत ज़्यादा, उसके वो बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे। वेल्बी आयोग के समक्ष अपने विचार रखते हुए गोखले ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलों का प्रसार करके भारत के लिए एक सुदृढ़ औद्योगिक आर्थिक आधार तैयार किया है। मतलब वेल्बी आयोग के एक सदस्य ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलों का प्रसार करके भारत के लिए एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार किया है। तो गोखले ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार का मंतव्य भारत के औद्योगिक विकास का मार्ग खोलना नहीं, अपितु भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना और ब्रिटिश औद्योगिक हितों को प्रोत्साहन देना है। गोखले भारत में रेलों के विकास के बिल्कुल विरुद्ध नहीं थे। वे केवल ये कह रहे थे कि जिस समय रेलों के विकास को प्राथमिकता दिया जाना उचित नहीं था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने रेलवे का विकास किया। ब्रिटिश सरकार वो जानते थे, मतलब गोखले का कहना ये था कि रेलवे के विस्तार के बजाय अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में धन व्यय किया जाना चाहिए, भारतीय उद्योगों को समुचित संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और भारतीय जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा दे करके भारत की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार उसके बजाय रेलवे पर अपना व्यय बढ़ाई जा रही थी। तो गोखले ने कहा, मतलब गोखले के संपूर्ण अगर आर्थिक विचारों को हम देखें तो इस प्रकार से वे भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश की तुलना में एक औद्योगिक देश के रूप में विकसित करना चाहते थे, लेकिन वे औद्योगिकरण की ऐसी प्रक्रिया अपनाना चाहते थे जिसमें आम जनता के हितों की अधिकाधिक पूर्ति हो तथा भारतीय संसाधन विदेशों से निष्क्रमित होने की अपेक्षा भारतीय जनता के रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान का साधन बने। गोखले भारत में कृषि को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के पक्ष में थे और इस दृष्टि से वे कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए राजकीय संरक्षण की नीति और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता से सहमत थे। वे सरकार की राजस्व नीति को जन कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि प्रशासनिक और सैनिक व्ययों में कटौती करके जनता पर करों के भारी भरकम बोझ को कम किया जाए तथा करों से राज्य को जो आय प्राप्त हो उसका अधिकाधिक उपयोग जन कल्याणकारी गतिविधियों में व्यय किया जाए। इस प्रकार गोखले के जो आर्थिक विचार हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार हैं, जिसमें उन्होंने समय समय पर ब्रिटिश सरकार का विरोध भी किया और ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करते हुए गोखले ने कहा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बहुत ज़्यादा कर लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रिटिश सरकार सैनिक व्यय में बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, जनता पे बहुत सारे कर लगाए गए हैं, मुक्त व्यापार जो है उस मुक्त व्यापार की स्थितियां भारत के लिए नहीं है, ग्रामीण जो लोग हैं वो अत्यधिक ऋण से ग्रस्त हैं, भारत में रेलों का अत्यधिक विस्तार किया जा रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। गोखले ने कहा कि भारत में एक ऐसी आर्थिक नीति की स्थापना की जानी चाहिए जिससे भारतीय उद्योगों को प्रश्रय मिले, भारतीय जनता को रोजगार मिले, आर्थिक समानता की स्थापना हो। जब भारत में आर्थिक समानता की स्थापना हो जाएगी, बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना हो जाएगी, औद्योगिकरण देश का हो जाएगा, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, यहीं के लोग
काम करेंगे, यहीं के लोग पैसा खर्च करेंगे, तो उससे उन्नति भी भारत की होगी, किसी अन्य देश की नहीं होगी। और जब भारत ऐसी स्थिति में होगा तभी वो अन्य देशों से मुक्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में खड़ा हो सकता है। जब तक भारत का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो तब तक भारत में मुक्त व्यापार की नीति को नहीं अपनाया जा सकता। इसी प्रकार के विचार गोखले ने रखे। अगली क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को गोखले की शिक्षा संबंधी विचार पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।